अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नोवेल गिरदाब की 19वीं किस्त सुनते हैं। मैं सज्जाद भाई को जो रिपोर्ट्स भेजता रहा हूँ वो यकीनन आपको भी मिली होंगी। इन रिपोर्ट्स की रोशनी में आप बखूबी फैसला कर सकते हैं कि कल मैं जिन कामों में मसरूफ़ रहा वो वज़ीर आला साहब की कॉल वसूल करने से भी कहीं ज़्यादा अहम थे। उन्होंने फ़ोन पर मुझसे क्या कहना था, इनकी हिदायत के बगैर भी यहाँ सारे काम अंजाम दिए जा रहे थे। सियासी तौर पर अपनी अहमियत जताने के लिए अगर वो कुछ कहना ही चाहते थे तो इसके लिए सबसे मौजू है मीडिया। और आज के अखबारात और न्यूज़ चैनल से इनके जो बयान सामने आए हैं इनसे पता चल रहा है कि वो अपने हिस्से का काम कर चुके हैं। बयानात जारी करने के सिवा इन सियासतदानों को और कौन सा काम होता है। उसने तल्ख लहजे में इनकी बातों का जवाब दिया। तुम्हारी यही जज्बातियत तुम्हारे मुखालफिन को तुम्हारे खिलाफ बोलने और उल्टी सीधी रिपोर्टें पहुंचाने का मौका देती है। तुम इस तरीके से क्यों काम नहीं करते जिस तरह और लोग करते हैं। सज्जाद राणा ने हल्की सी खफगी का इजहार किया। मेरे ख्याल में आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह दूसरे लोग बगैर कुछ किए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे इसी तरह मुझे भी करना चाहिए। इस बार इसका लहजा नर्म लेकिन अंदाज तंजिया था। कम से कम तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए जिसे दूसरे महकमे के अफराद अपने इख्तियारात में दखल अंदाजी तस्वुर करें। तुम्हारे इलाके के एसपी को तुमसे इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा शिकायत है। तुम किसी पुलिस ऑफिसर की तरह अचानक कोई मुहिम सर करने चल पड़ते हो। पिछले दिनों लकड़ी और खालों की स्मगलिंग की जो खेप पकड़ी गई है इसका सेहरा बेशक डीएसपी मंजूर के सर बांधा गया है, लेकिन इस हकीकत से दरूने खाना सभी वाकिफ हैं कि तुम इस मुहिम में ज़ाती तौर पर शरीक थे। अगर स्मगलिंग से मुतालिक तुम्हें कहीं से खबर मिली थी तो तुम्हें ये सारी मालूमात एसपी से शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने इसे मुकम्मल अंधेरे में रखा। इसके बाद भी इसे बहुत सी बातों का इल्म नहीं होने दिया गया। अपने इलाके में पुलिस का सबसे बड़ा अफसर होने की हैसियत से ये सब जानना उसका हक था, लेकिन जब उसे कुछ नहीं बताया गया तो उसने सुबकी महसूस की और इस सुबकी पर इन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने रिश्ते के बहनोई वज़ीर आला साहब को मेरे खिलाफ भड़का दिया। आईजी की बात सुनकर वो बेहद इत्मीनान से बोला। इसे मालूम था कि वज़ीर आला की बेगम एसपी की कज़न है, इसलिए वज़ीर आला साहब इसके खिलाफ ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल वो ऐसा कर सकता था, इसलिए इसने ऐसा ही किया। यहाँ सभी ऐसा करते हैं। अगर तुम्हारी बेग पर हम सब लोग नहीं होते तो क्या तुम इतनी बेबाकी से काम कर सकते थे। आईजी साहब की ये बात वाकई लाजवाब कर देने वाली थी। वो फितरतन मुहिमजू और बहादुर था, ये अलग बात थी, लेकिन हकीकत भी ये अपनी जगह थी कि वो बिला खौफ व खतर कोई कदम इसलिए भी आसानी से उठा लेता था कि इसे मजबूत सपोर्ट हासिल थी। तुम एसपी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत पोजीशन के मालिक हो, इसमें कोई शक नहीं है। एसपी के पास सिर्फ वज़ीर आला का सहारा है जो सियासी उतार चढ़ाव का शिकार होकर कमज़ोर भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल उसका बहनोई इक़्तिदार में है और वो शख्स गठजोड़ करने में कितना माहिर है तुम नहीं जानते। इस वक्त भी तुम्हारे खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है जिसके मुताबिक तुम्हारी बतौर असिस्टेंट कमिश्नर इस ज़िले में तैनाती के बाद यहाँ क्राइम रेट बढ़ चुका है। तुम्हारे तकर्रुर के बाद पेश आने वाले छोटे से छोटे वाक़ये को भी तुम्हारे साथ नथी किया गया है और इसकी वजह यही बयान की गई है कि तुम हर मामले में बेजा मुदाखलत करते हो, इसलिए पुलिस को अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका नहीं मिलता, वरना पहले हालात इनके काबू में थे। ये सब बकवास है। क्राइम रेट बढ़ा नहीं है बल्कि पहले पुलिस के डर और बेपरवाही की वजह से भी वाक़यात की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। अब मेरी दखलंदाजियों के बायस पुलिस वाले इन्हें दर्ज करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर एक दूसरी वजह मेरा बरसरे इक़्तिदार लोगों की ख्वाहिशात के खिलाफ काम करना भी है। ये लोग जो अपने ज़ेर नगी अफराद को हर सहूलत से महरूम रखकर इन पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, वो मेरे तरक्याती मंसूबे को तबाह करने के लिए वक्तन फ़वक्तन शरारतें करते रहते हैं। इसने आईजी साहब की बात का जवाब दिया। ये सब मुझे मालूम है, लेकिन बाकी लोग भी जानते हैं। लेकिन जब किसी पर कोई इल्ज़ाम साबित करना हो तो असल पस मंज़र और वजूहात को नज़रअंदाज करके सिर्फ एदाद व शुमार की बुनियाद पर फैसले सादिर किए जाते हैं। इसीलिए मेरा तुम्हें मशवरा है
कि तुम ज़रा एहतियात से काम लो। मुख्तार अंकल ठीक कह रहे हैं शहरयार, ये तुम्हारी पहली पोस्टिंग है। तुम अभी से इतने स्कैंडल्स की नज़र हो जाओगे तो तुम्हारे करियर का क्या बनेगा। सज्जाद राणा ने भी आईजी की हिमायत की। ओके, मैं फ़िलहाल पुलिस के करने वाले कामों से अलग हो जाता हूँ, लेकिन क्या इसके बाद आप मुझे ये यकीन दहानी करवा सकते हैं कि सारे काम बिल्कुल तरीके से अंजाम दिए जाएंगे। अलाहाबाद वाले मदरसे में क्या हो रहा था, वहाँ कौन लोग मुकीम थे, पुलिस की इनकी तरफ से इतना अर्सा गाफिल क्यों रही। इन इन सारे सवालात के जवाब ढूंढने के साथ स्मगलिंग के खेल में इकबाल बाजवा के शरीक होने और उसके छापे में डाकुओं के सरगर्म होने के सिलसिले में काबिल इत्मीनान तहकीकात की जाएंगी। उसने गोया अपने पीछे हटने की शराइत बयान की। बिल्कुल, नूरपुर धमाके और अलाहाबाद के मदरसे का मामला तो वैसे भी अब बहुत आला सतह पर देखा जाएगा। गैर मुल्की हाथ मुलविस होने का जो इम्कान तुमने बयान किया है, हम इस पॉइंट को खास तौर पर फोकस करेंगे। इकबाल बाजवा के सिलसिले में हम तुम्हारे साथ हैं। इस बात की तसल्ली तुम्हें इस बात से ही हो जानी चाहिए कि इसका नाम ECL में डलवा दिया गया है। वो अगर इस केस से बचकर मुल्क से बाहर भागने की कोशिश करेगा तो कामयाब नहीं हो सकेगा, मगर इस केस को जाहिर है तुम्हें मकामी पुलिस के जरिए ही अदालत में पेश करना होगा और इसलिए ज़रूरी है कि गिरफ्तार शुदा बंदा सामने लाया जाए। डाकुओं की सरकूबी वाला मामला अलबत्ता ज़रा टेढ़ा है। इसके लिए बहुत अच्छी मनसूबाबंदी, भारी नफरी और ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है जिनका फौरी तौर पर इंतज़ाम नहीं किया जा सकता। अलबत्ता मैं तुमसे ये वादा ज़रूर करता हूँ कि ये मामला मेरे मुस्तकबिल के मंसूबों में शामिल रहेगा और मैं इस सिलसिले में भरपूर कार्रवाई ज़रूर करवाऊँगा। IG ने उसे यकीन दहानी करवाई। ओके, मैं राज़ी हूँ, मगर इन सब कामों से पहले आपको एक छोटा सा काम और करना होगा। खुदकुश हमलावर और अब्दुल मतीन की फैमिली SP साहब के कब्जे में है, वो भी इस तरह कि वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। वो बेचारे लोग बेकसूर हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप SP साहब से इनकी रिहाई के लिए बात करें। उसने अपनी रजामंदी देने के साथ एक और शर्त बयान की तो IG साहब हंस पड़े और सज्जाद राणा से मुखातिब होते हुए बोले, भाई सज्जाद, पिछले 17 साल से मेरी दमादी में होने के बावजूद तुमने कभी इतनी शराइत पेश नहीं की जितनी तुम्हारे इन भाई साहब ने इस छोटी सी मुलाकात में पेश कर दी हैं। प्लीज़ अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भाभी से आपके रिश्ते का फ़ायदा उठाने के लिए ये सब नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये मेरा उसूली मौक़िफ़ है। अगर आपकी जगह कोई और होता मैं तब भी यही सब कहता और मनवाता। अगर कहने और मनवाने की हिम्मत नहीं रखता तो इस्तीफ़ा देकर अपनी जॉब से अलग हो जाता। सज्जाद राणा के कुछ कहने से पहले ही उसने सफाई देते हुए अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। मैं समझता हूँ बरखुरदार, मैंने इतने साल की सर्विस में भाड़ नहीं झोंकी है कि बंदे को न पहचान सकूं। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुहतात रहो, बाकी मामलात पर हम नज़र रखेंगे। अब्दुल मतीन की फैमिली के बारे में SP से मालूम कर लिया जाएगा, लेकिन फौरी रिहाई शायद मुमकिन न हो। अब्दुल मतीन से ताल्लुक़ की वजह से वो बहरहाल मशकूक अफराद की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें अच्छी तरह खंगालने के बाद ही रिहा किया जा सकेगा। उन्होंने बहुत संजीदगी से शहरयार की बात का जवाब दिया तो वो मज़ीद इसरार नहीं कर सका। इतना तो वो भी समझता था कि सिर्फ इनके लोगों को बेकसूर करार दे देने से पुलिस इन्हें नहीं छोड़ सकती। इन लोगों के काम करने का अपना तरीक़ाकार है जिस पे बहरहाल इन्हें अमल करना था। मैं आपकी इस मजबूरी को समझता हूँ। फ़िलहाल इन बातों को जाने देते हैं। खाना लग चुका है, चलकर खाना खाते हैं। गुफ्तगू में इन्हें वक्त के गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं हो सका। वो मेहमानदारी के तकाजे निभाता हुआ इन्हें बाइसरार अपने साथ डाइनिंग रूम में ले गया। कितना अफसोसनाक हादसा हुआ है ना आफताब। सच, मैंने सुना तो कांप कर रह गई। पहले कभी कराची और लाहौर से इस तरह की खबरें सुनने में आती थीं, पर अब तो हमारा छोटा सा ज़िला भी महफूज नहीं रहा। नूरपुर तो पीराबाद के मुकाबले में बहुत छोटा सा गांव है। वहाँ के सीधे साधे लोगों ने भला किसी का क्या बिगाड़ा था कि इनकी खुशियों को यूं बर्बाद करके इन्हें मौत का तोहफा दे दिया गया। मेरा दिल बहुत उदास है इन लोगों के लिए। तकरीबन रात के 12 बजे का वक्त था। इस वक्त तक हवेली की चहल पहल मांद पड़ जाती थी। जनान खाने में तो तकरीबन सारी ही सरगर्मियां दम तोड़ देती थीं और सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते थे। किश्वर के लिए
ये आफताब से बात करने का सबसे मुनासिब वक्त होता था। आफताब का दिया हुआ मोबाइल उसने बहुत हिफाजत से अपने पास संभाल कर रखा हुआ था और सिर्फ इसी वक्त इससे बात करने के लिए निकालती थी। टीचर्स के लिए अलहदा घर मखसूस कर दिए जाने के बाइस आफताब को भी इससे बात करने में मुश्किल पेश नहीं आती थी। इन्हें जो घर अलॉट किया गया था इसमें 3 कमरे थे। 2 कमरों को उसके साथी टीचर्स मिलकर शेयर करते थे, जबकि तीसरा निस्बतन छोटा अलग कमरा उसके लिए मखसूस कर दिया गया था। एक तो उसकी हैसियत अब स्कूल के प्रिंसिपल की सी थी, दूसरे उसके लिखने पढ़ने और रात गए तक काम करने की आदत के पेश नज़र भी दूसरे असातिज़ा ने फराग दिली का सबूत देते हुए उसके लिए अलग कमरे को ज़रूरी करार दिया था। इस तरह उसे न सिर्फ अपना काम ज़्यादा इर्तिकाज से करने का मौका मिल जाता था, बल्कि किशोर से गुफ्तगू का सिलसिला भी किसी के इल्म में आने से बचा हुआ था। तकरीबन रोज़ाना ही होने वाली इस गुफ्तगू में वो एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह समझने लगे थे। आफताब की काबिलियत और लियाकत तो थी ही मुसल्लिमा, लेकिन वो खुद भी किशोर की शाइस्तगी, वसी मुताले और हमदर्द तबीयत से वाकिफ होता रहा था। पहले अगर वो अपने जज्बे की शिद्दत की वजह से उससे अपना आप मनवाने में कामयाब हुई थी, तो अब उसकी खुश अतवारी के बायस वो और भी उसे अच्छी लगने लगी थी। अपने मसरूफ शेड्यूल में से उसके लिए रोज़ाना वक्त निकालना और उसे हरगिज़ भी नागवार नहीं गुजरता था। इस वक्त भी उसने जो कुछ कहा था वो इसके अपने दिल की आवाज़ थी। वो खुद तो अपनी तबीयत की वजह से नूरपुर नहीं जा सका था, लेकिन वहाँ जाने वाले उसके साथी टीचर्स ने जो कुछ देखा था उसको सुन लेना ही एक हसास दिल के लिए काफ़ी था। चुनांचे किशोर की बात के जवाब में वो खुद भी दुखी लहजे में बोला, वाकई दुरुस्त कहा आपने, बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है नूरपुर में। ऐसे हादसा जहाँ भी होते हैं और जहाँ भी पेश आएँ काबिल मजम्मत होते हैं, क्योंकि जद में आने वाले चाहे कराची और लाहौर जैसे बड़े बड़े शहरों के बाशिंदे हों या नूरपुर जैसे छोटे से गांव के, होते बहरहाल बेगुनाह हैं। अलबत्ता नूरपुर के हिसाब से ये वाकया इस एतबार से ज़्यादा अफसोसनाक है कि इतने बरसों में पहली बार वहाँ किसी को कुछ तरक्याती मंसूबों पर काम करने का ख्याल आया था, लेकिन इस दहशतगर्दी के बाद यकीनन वो मंसूबे पेंडिंग में चले गए होंगे। एसी साहब का भी ख्याल आ रहा है कि उन्होंने कितनी भाग दौड़ और मेहनत की थी इस सिलसिले में, सारी रायगां गई। अरे हाँ, एसी साहब के हुक्म पर याद आया, कल टीवी पर इनके बारे में अजीब अजीब बातें की जा रही थीं। करवट बदलते हुए उसने मोबाइल को दाएं से बाएं कान पर लगाया और बोली, कैसी बातें? आफताब ने पूछा। कोई प्राइवेट चैनल था जहां से धमाके के मुतालिक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया जा रहा था कि एसी साहब इस अहम मौके पर पुरस्कार तौर पर मंजर से गायब रहे। काफ़ी तनकीद की जा रही थी एसी साहब पर कि उन्होंने इस अहम मौके पर कतई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और मौके पर जख्मियों की मिजाज पुरसी के लिए हस्पताल तक नहीं पहुंचे। उसने टीवी पर पेश की जाने वाली रिपोर्ट के अल्फाज इख्तिसार के साथ बताए। एक प्राइवेट चैनल से नश्र होने वाली इस रिपोर्ट को वो चौधरी इफ्तिखार की खुसूसी इजाज़त पर देख सकी थी। हवेली में डिश रिसीविंग सिस्टम मौजूद था, लेकिन इससे इस्तेफादा सिर्फ चौधरी ही कर सकता था। हवेली में बाकी बच्चे टीवी सेट्स पीटीवी की नशियात देखने के लिए ही कारआमद थे। ऐसा हवेली की खवातीन को ज़माने की हवा से बचाए रखने के लिए किया गया था। जो ज़माने को बिगाड़ने में मसरूफ़ थे उन्हें खुली आज़ादी थी। चौधरी पर तो टीवी पर तो हस्बे मामूल धमाके से मुतालिक बहुत ही नपी तुली और मुख्तसर खबरें ही दी गई थीं। इसलिए उसने चौधरी से खुसूसी इजाज़त लेकर एक प्राइवेट चैनल से खबरें देखी और सुनी थीं। इस बारे में मुझे भी इल्म है, लेकिन मैं जानता हूँ कि शहरयार साहब एक बहुत ज़िम्मेदार आदमी हैं, बिलावजह इस कोताही के मुर्तकिब नहीं हुए होंगे। यकीनन इन्हें कोई बहुत ही ज़्यादा अहम काम दरपेश होगा, इसलिए वो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सके होंगे। आप प्राइवेट चैनल्स पर नश्र की जाने वाली खबरों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। पीटीवी पर अगर सच को छुपाया जाता है तो प्राइवेट चैनल पर सच के साथ इतना मिर्च मसाला लगाकर खबर दी जाती है कि असल हकाइक ही मस्ख हो जाते हैं। ये लोग शोर बहुत मचाते हैं कि हम मीडिया के ज़रिए सच को सामने ला रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ अलग ही खेल खेले जाते हैं। जो जितनी चटपटी और सनसनीखेज खबरें नश्र करेगा उसे उतने ही ज़्यादा व्यूअर्स मैसर आएंगे
और ज़्यादा व्यूअर्स का मतलब है इश्तहारात, यानी जितना हंगामा और भाग दौड़ है इसके पीछे पैसे की हवस ज़्यादा कार फरमा है। गलती हो गई बाबा, मुझे तो याद ही नहीं रहा था कि ऐसी साहब आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं और आप इनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। वो हंसकर बोली, फेवरेट पर्सनैलिटी को कोई यूं ही तो नहीं बन जाता ना। मैंने शहरयार साहब की रास्तबाजी और कुछ कर दिखाने की लगन देखी है, इसीलिए तो इन्हें पसंद करता हूँ, उसने संजीदगी से जवाब दिया। सॉरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब, आइंदा मैं आपके ऐसी साहब की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करूंगी, वो इसे छेड़ने वाले अंदाज में बोली, मगर फिर बाहर से सुनाई देने वाली एक आहट ने उसे ठिठका दिया। मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। सरगोशी में ये जुमला बोलकर उसने जल्दी से मोबाइल ऑफ करके अपने तकिए के नीचे छुपाया और तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजे की चटखनी गिराकर दरवाज़ा खोलने से के बाद उसने बाहर झाँका। नीम तारीख बरामदा खाली पड़ा था, लेकिन आखिरी सिरे पर तेजी से गायब होते किसी के हेवले की झलक उसे नजर आ गई। वो औरत कौन थी? नाकाफी रोशनी के बायस वो शनाख्त नहीं कर सकी, लेकिन उसे ये धक्का जरूर लग गया था कि किसी ने इसके कमरे के दरवाजे से कान लगाकर सुनगुल लेने की कोशिश की है। ये इसका वाहिमा भी हो सकता था और इस बात का भी इम्कान था कि कोई मुलाजमा यूं ही बरामदे से गुजरकर किसी काम से गई हो, लेकिन फिर भी ये अंदेशा तो अपनी जगह था कि किसी ने इसकी मोबाइल पर आफ्ताब से होने वाली गुफ्तगू न सुन ली हो। मेरी जान अच्छी मुसीबत में आई हुई है। हिस्सा सबका है माल में, लेकिन पकड़ा मैं अकेला ही जाऊं। फॉरेस्ट ऑफिसर जो हुआ। इकबाल बाजवा बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था। जब से स्मगलशुदा लकड़ी और खालें बरामद की गई थीं उसका बुरा हाल था। इसे मालूम था कि बतौर फॉरेस्ट ऑफिसर उस पर जिम्मेदारी आयद होती है और जल्द या बदेर इससे इस सिलसिले में सवाल किया जाएगा। इसके दिल में ख्याल आया था कि फरार हो जाए, लेकिन एसपी साहब ने इस इरादे पर अमल करने से बाज रहने का मशवरा दिया। इससे मामलात को कितना ही छुपाया जाता, लेकिन वो जिस अंदाज में हुए थे इसे कुछ न कुछ खबरें तो मिल ही जाती थीं। चुनाचे वो जानता था कि इकबाल बाजवा की खुफिया तौर पर निगरानी की जा रही है और अगर इसने फरार होने की कोशिश की तो पकड़ा जाएगा। इस तरह इसकी ज़ात मज़ीद मशकूक करार दी जाएगी। अब एसपी के जरिए ही इन्हें ये इत्तला मिली थी कि केस अदालत में पेश किया जाने वाला है और केस अदालत में पेश करने से पहले किसी अहम शख्स की गिरफ्तारी का इम्कान है। ज़्यादा इम्कान यही था कि वो अहम शख्स इकबाल बाजवा ही होगा। इसलिए वो अपनी परेशानी से घबराकर चौधरी इफ्तिखार की हवेली में आ गया था और शिकवे कर रहा था। क्यों फिक्र कर रहे हो बाजवा साहब, हम आपको कल्ला थोड़ी छोड़ेंगे। अगर वो गिरफ्तारी करने वाले हैं तो डालने दे। हमने पक्का बंदोबस्त कर रखा है कि वो किसी तरह आप पर इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सकेंगे। जिस रोज़ पुलिस ने माल पकड़ा था इस रोज़ के लिए मैंने आपको मशवरा दिया था कि वो अपनी किसी और जगह पर मौके के गवाह तैयार कर लें। आपने ये काम कर लिया कि नहीं? वो तो मैंने इंतज़ाम कर लिया है। मेरे 2 दोस्त गवाही देने के लिए तैयार हैं कि ना सिर्फ इस रात बल्कि इससे पहले के 2 दिन भी मैं इनके साथ जेहलम में था। चौधरी की बात के जवाब में उसने फौरन कहा, बस तो फिर मसला क्या है? आप साफ बोल सकते हो कि किसी ने मेरी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर यह हरकत कर डाली। अगर मैं मौजूद होता तो लकड़ी और खालें तो एक तरफ, जंगल से एक तिनका या बाल भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता था। मगर वो जो कमबख्त गिरफ्तार हुआ है वो मेरे गले में अटका हुआ है। वो तो था ही मेरा बंदा। इसे अच्छी तरह मालूम है कि जो कुछ होता है मेरी मर्जी से होता है। वो इतने दिनों से पुलिस की तहवील में है। अब पुलिस वालों ने इसे मार मार कर इससे सब कुछ मालूम कर लिया होगा। इसका बयान मुझे फंसवा सकता है। उसकी तशवीश अपनी जगह थी। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें। इसका बंदोबस्त तारड़ साहब खुद कर लेंगे। आप हमारे मुखालफिन हैं को खेलने का मौका तो दें, फिर देखिएगा कि हम कैसे आपको मक्खन में से बाल की तरह इस केस से निकाल लेंगे। सारी मेहनत मट्टी में न मिल गई। इस एसी और इसके पट्टुओं की तो मेरा नाम बदल कर रख दीजिएगा। चौधरी ने उसे इत्मीनान दिलाया। इस एसी की वजह से तो मैं परेशान हूँ। बड़ी पहुँच वाला बंदा है। आपने देखा नहीं कि कैसे इसके इशारे पर मेरा नाम ईसीएल में डाल दिया गया। यानी मैं चाहूँ तो यहाँ से बचकर मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता। अपने तौर पर तो मैंने इंतज़ाम कर लिया था कि अगर किसी तरह मुझे मुजरिम साबित कर दिया गया तो मैं मुल्क से बाहर निकल जाऊँगा, मगर इसने तो ये रास्ता भी बंद कर दिया। छोड़ें भी बाजवा साहब इन फिक्रों को। आप देखिएगा कि इस बात की नौबत ही नहीं आने पाएगी
کہ آپ کو कहीं निकलने का सोचना पड़े। आप यूं बच निकलेंगे इस केस से और अपनी जगह पर काम भी करते रहेंगे। चौधरी ने चुटकी बजाते हुए उसे तसल्ली दी और फिर बात बदलते हुए बोला, चलिए चलकर खाना खाते हैं। इसके बाद कुछ देर बैठकर शतरंज खेलेंगे ताकि आपका जहन बढ़ जाए। इसका ये हद से ज़्यादा इत्मीनान इकबाल बाजवा के लिए भी तसल्ली का बाइस था। चौधरी के इतने मुतमईन होने का मतलब था कि वाकई इसे बचाने के लिए इंतजामात कर लिए गए हैं, वरना अगर वो फंसता तो चौधरी और एसपी भी फंस जाते। वो तीनों एक ऐसी कश्ती में सवार थे कि अगर कोई डूबता तो बाकी 2 अफराद को भी साथ ही लेकर डूबता। इस केस से निपट लें तो फिर इस बात की भी छानबीन करनी होगी कि माल पकड़ा किसकी मुखबिरी पर गया। पहले पहले तो चलो मोतीवाला की वजह से खबर लीक आउट हो गई थी, लेकिन अब किसने मुखबिरी की? हमारी तमाम तर प्लानिंग के बावजूद जिस तरह एसी शहरयार ने डीएसपी के साथ मिलकर कार्रवाई की, इससे साफ जाहिर है कि इसके पास बड़ी पक्की खबर थी कि माल कब ले जाया जा रहा है। हम समझ रहे थे कि हमने इसे डाकुओं वाले मामले में उलझा लिया है, लेकिन हालात से तो यही जाहिर हुआ कि वो हमारी चाल में आया ही नहीं था। और ऐसा इसी सूरत में हो सकता है कि इसके पास बिल्कुल सॉलिड इंफॉर्मेशन मौजूद हो। हमें इस इन्फॉर्मर को ढूंढना होगा, वरना आगे भी हमें बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। वसी डाइनिंग टेबल पर सजे ढेरों लिबास से लुत्फानंदोज होते हुए इकबाल बाजवा ने दूसरा अहम मसला उठाया। इस पर तो पहले ही काम शुरू हो गया है, मुर्गी की टांग भंबोड़ते हुए चौधरी ने जवाब दिया। मैंने बाले को इस काम पर लगा दिया है, आजकल वो फारिग ही है। मैंने इसे कहा है कि इन बंदों पर नज़र रखो जो दरख्तों की कटाई और लोडिंग वगैरह का काम करते हैं। जानवरों का शिकार करके इनकी खालें उतारने और महफूज करने वालों पर तो ऐसा कोई शक किया ही नहीं जा सकता। वो तो सारा वक्त जंगल में ही गुजारते हैं। इनका बाहर के किसी बंदे से राब्ता ही नहीं रहता कि वो ऐसी कोई साजबाज कर सकें। बाला मेरे हुक्म पर इस काम पर लग गया है, वो ढूंढ निकालेगा इस नमक हराम को। फिर इसका जो हशर होगा उसको देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि ऐसी नमक हरामी का सोच भी सके। गुस्से के बायस उसका चेहरा बिगड़ सा गया था और उसकी तरफ देखने पर यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई जंगली कुत्ता अपने हाथ आए शिकार को भंबोड़ रहा हो। उसका साथी होने के बावजूद उसके इस अंदाज पर इकबाल बाजवा के जिस्म में फुरेरी सी दौड़ गई। वो दानिस्ता मौजू बदलकर इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करने लगा। खाना खत्म करने के बाद वो लोग दोबारा बैठक में वापस आ गए और शतरंज की बाजी जमा ली। शतरंज खेलते हुए इन दोनों का वक्त बहुत खुशगवार माहौल में तेजी से गुजरा। इकबाल बाजवा जब हवेली से रवाना हुआ तो बहुत मुतमईन था। इत्मीनान के बायस वो बहुत खुशगवार मूड में गाड़ी ड्राइव करता हुआ जंगल के करीब ही वाक़े अपने बंगले तक पहुंचा। वहां पहुंचे से ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक मुलाजिम ने इसे पुलिस के आने की इत्तला दी। इस इत्तला को सुनकर उसे अपने आसाब में कशीदगी सी महसूस हुई, मगर फिर वो खुद पर काबू पाते हुए अपने कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में आया। यहाँ पुलिस का एक ऑफिसर सोफे पर बैठा हुआ था और 2 सिपाही उसके पीछे खड़े हुए थे। मुझे डीएसपी मंजूर कहते हैं। मैं जंगल से होने वाली लकड़ी और खालों की गैर कानूनी स्मगलिंग के केस पर काम कर रहा हूँ। इसके लाउंज में पहुंचने पर पुलिस ऑफिसर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए तारुफ करवाया। ओह आप, मैं तो बहुत दिनों से मुंतज़िर था कि मेरे पास आप तशरीफ़ लाएं, लेकिन न जाने क्यों आपने इस केस पर काम करते हुए मुझसे मुलाकात करना पसंद नहीं की। मैंने अपने तौर पर अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए आपके महकमे को एक ख़त भेज दिया था कि इस अफसोसनाक वाक़ये के वक्त अगरचे मैं यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन बतौर फॉरेस्ट ऑफिसर और मुहिब वतन शहरी मैं इस जुर्म की शदीद मजम्मत करता हूँ, और अगर पुलिस को इस केस की तहकीकात के लिए किसी मदद की ज़रूरत है तो मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। नहायत मासूमियत का मुजाहरा करते हुए उसने डीएसपी को बैठने का इशारा किया और ख़ुद उसके सामने वाली नशिस्त संभाल ली। आपका ख़त मुझे मिल गया था, मगर दरमियान में नूरपुर में धमाके वाला वाक़या पेश आ गया और हमें इस तरफ मसरूफ़ होना पड़ा, इसलिए वक्ती तौर पर स्मगलिंग केस पर काम रुक गया था। अब वो केस एजेंसीज के पास चला गया है, इसलिए हमने रुका हुआ काम दोबारा शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में हम आपसे खिदमत लेने नहीं बल्कि आपकी खिदमत करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसीलिए मैं ये दावतनामा लेकर आपके पास आया हूँ। मायनाखेज लहजे में बोलते हुए डीएसपी ने उसकी तरफ एक कागज़ बढ़ाया। वो कागज़ इसके हाथ से लेकर उसका जायज़ा लेने लगा।
फौरन ही उसके माथे पर शिकने फैल गईं। वो इसकी गिरफ्तारी का वारंट था। ये क्या बकवास है? गुस्से का मुजाहरा करते हुए इकबाल बाजवा ने कागज अपने हाथ से फेंका तो वो डीएसपी के कदमों में आ गिरा। ये बकवास नहीं, आपका अरेस्ट वारंट है। जंगल से होने वाली स्मगलिंग में आपका नाम शरीक जुर्म के तौर पर सामने आया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिम के बयान की रोशनी में यह अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इसकी वजह से मैं आपको गिरफ्तार करने का पूरा इख्तियार रखता हूँ। अब ये आपकी मर्जी है कि आप मेरे साथ ताउन करते हुए इज्जत के साथ खुद चलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं या मेरे साथ मौजूद सिपाहियों को ज़बरदस्ती करते हुए आपके हाथों में हथकड़ी लगाकर आपको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ता है। उसने झुककर अपने कदमों में आ गिरने वाले वारंट को उठाया और बेहद ठंडे लहजे में बोला। इसके अल्फाज इकबाल बाजवा को इश्तियाल में मुब्तला कर रहे थे, लेकिन फिर इसे कुछ देर कबल दिया हुआ चौधरी का मशवरा याद आ गया। उसने कहा था कि अगर पुलिस गिरफ्तारी डाले तो गिरफ्तारी दे देना, तुम्हें बचाने का इंतज़ाम पूरा है। इस बात के याद आते ही वो कदरे पुरसुकून हो गया और सपाट लहजे में बोला, ठीक है, मैं खुद चलने पर राज़ी हूँ, लेकिन याद रखना कि जल्द पुलिस को अपने इस रवैये के लिए मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये तो वक्त खुद बता देगा कि किसको क्या करना पड़ेगा। अभी तो मुझे इस पर अमल करना है जो इस वारंट में लिखा है। डीएसपी मंजूर ने जवाब दिया तो इकबाल बाजवा मुंह बनाते हुए उसके साथ जाने के लिए अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके इस ताउन की वजह से उसके हाथों में हथकड़ियां नहीं लगाई गईं, मगर पुलिस के चौकन्ना अंदाज में उसके दाएं बाएं जरूर आकर खड़े हो गए थे। 3 साहिब इख्तियार और बज़ाहिर इज्जतदार नजर आने वाले मुजरिमों की तिकोन में से एक फर्द को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। बड़ी गड़बड़ हो गई है सर। आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन पर मैं पुलिस पार्टी के साथ जंगल में गया था। जिसकी आपने निशानदही की थी वो तो मिल गई है, लेकिन वहां से कुछ हाथ नहीं आया है। ना तो वहां कोई बंदा था और ना ही ऐसा कोई सामान जिससे ये जाहिर होता कि वहां शिकार किए हुए जानवरों की खालें उतार कर उन्हें किसी अमल से गुजारा जाता था। बस सिर्फ ऐसे आसार मिले हैं जिनसे पता चल रहा है कि वहां कुछ लोग रहते थे और जानवरों की खून की बू भी मौजूद है, जो इस बात का सबूत है कि वाकई वहां कोई काम किया जा रहा था। लेकिन ये सबूत नाकाफी है, हो सकता नाकाफी है। अगर हम किसी बंदे को गिरफ्तार करने और कुछ सामान पकड़ने में कामयाब हो जाते तो हमारा केस बन सकता था। अब तो बस लोडर के ड्राइवर खुदाबख्श के बयान पर ही पूरे केस का इन्हिसार है, और वो भी मेरे ख्याल में इसलिए ज़्यादा मौसर साबित नहीं होगा कि इकबाल बाजवा के बयान के मुताबिक वो तो इस अरसे में बिल्कुल जंगल से लकड़ी और खालें स्मगल की गई थी यहाँ मौजूद ही नहीं था। उसने जहलम में रहने वाले अपने 2 दोस्तों के नाम पते भी हमें लिखवा दिए हैं कि जाओ और जाकर इनसे तस्दीक कर लो। उसने आईजी मुख्तार मुराद से वादा कर लिया था कि वो पुलिस के मामलात में दखल अंदाजी से गुरेज करेगा, लेकिन ये केस तो शुरू से इसके साथ चल रहा था। अनवर को महफूज रखने के लिए वो इसे पुलिस के सामने लाने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए ज़ाहिरी तौर पर ना सही लेकिन पसे पर्दा रहकर पुलिस की मदद करना उसकी मजबूरी थी। माल पकड़े जाने के बाद उसने अनवर की ये ड्यूटी लगा दी थी कि वो किसी तरह खोज लगाए कि जानवरों की खालों को महफूज करने का काम कहाँ किया जा रहा है। अनवर को इस काम में काफ़ी वक्त लग गया था। इस दौरान आईजी साहब के हुक्म पर उन्हें मजबूरन उस बंदे को अदालत में ले जाना पड़ा था और कल इस केस की पहली पेशी होने वाली थी। क्योंकि गिरफ्तार मुलजिम ने इकबाल बाजवा का नाम लिया था, इसलिए इसे भी अदालत से वारंट लेकर गिरफ्तार कर लिया गया था। अनवर की तरफ से काम की इतला बाजवा की गिरफ्तारी के बाद ही मिली थी और इस इतला पर पुलिस मुतहर्रिक भी हो गई थी। इतला मिलने पर पुलिस के हरकत में आने के दरमियान सिर्फ एक रात का वक्फा आया था, वो भी इसलिए कि घने जंगल में रात की तारीकी में मुनासिब तैयारी के बगैर दाखिल होना खुद पुलिस पार्टी के लिए परेशान कुन हो सकता था। लेकिन इस वक्फे ने पुलिस को नाकामी का मुंह दिखा दिया था। मेरे ख्याल में बाजवा की गिरफ्तारी के बाद इन लोगों ने एहतियातन अपना सेटअप ख़त्म कर दिया होगा। इन्हें डर होगा कि कहीं पुलिस इनसे कोई ऐसा एतराफ़ करवाने में कामयाब ना हो जाए जिसके बाद इस तरफ चढ़ाई कर दे, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर सब कुछ गायब कर दिया। उसने डीएसपी मंजूर की पूरी बात सुनने के बाद अपना ख्याल जाहिर किया। मगर इतनी अचानक इकबाल बाजवा गिरफ्तार होगा, इस बात का तो इन्हें पहले ही अंदाज़ा होगा।
اس کی وجہ سے بات کھل جانے کا انہیں اندیشہ تھا، تو یہ ساری کارروائی پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی، جبکہ آپ کے انفارمر کی اطلاع سے ظاہر ہے کہ کل تک سب کچھ موجود تھا۔ پھر اتنی تیزی سے انہوں نے جگہ کیوں خالی کر دی؟ ہم باجوہ سے کچھ اگلوانے میں کامیاب ہوتے بھی اس وقت جب عدالت سے اس کا جسمانی ریمانڈ لینے میں کامیاب ہو جاتے، یعنی مجرموں کے پاس اپنی جگہ خالی کرنے کے لیے کافی وقت تھا، جبکہ انہوں نے جس طرح رات میں کارروائی کی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کسی طرح پولیس کی ریڈ سے واقف ہو گئے تھے۔ ڈی ایس پی نے ایک تکنیکی نکتہ پیش کیا تھا جس پر وہ سوچ میں پڑ گیا، اور جو پہلی بات اس کے ذہن میں آئی وہ یہی تھی کہ کہیں انور تو کسی کے ہتھے نہیں چڑھ گیا۔ آپ ویٹ کریں، میں تھوڑی دیر بعد آپ کو کال کرتا ہوں۔ اس نے فوراً ڈی ایس پی کی کال ڈسکنیکٹ کی اور اپنے موبائل سے انور کے موبائل کا نمبر ملانے لگا۔ انور کو موبائل اس نے اسی لیے فراہم کیا تھا، اسے موبائل استعمال کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا تھا اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی گئی تھی کہ موبائل کو بہت احتیاط سے دوسروں کی نظروں سے چھپا کر رکھے۔ انور موبائل کو سیاہ ڈوری میں باندھ کر اپنے گلے میں ڈالے رکھتا تھا، دیکھنے والے اس کے گلے میں پڑی سیاہ ڈوری ہی دیکھتے تھے۔ چھوٹا سا موبائل سیٹ اس کے گریبان سے گزر کر قمیض کے نیچے اس کے سینے سے لگا رہتا تھا۔ موبائل پر آنے والی کال کا احساس اس سے وائبریشن سے ہوتا تھا، جو موبائل کے وائبریٹ کرنے پر اسے اپنے سینے پر محسوس ہوتی تھی۔ اگر وہ محفوظ پوزیشن میں ہوتا تو کال وصول کر لیتا، ورنہ انجان بن جاتا۔ دیکھنے والے اندازہ ہی نہیں کر پاتے تھے کہ وہ جس ڈوری کو تعویذ کی طرح گریبان کے اندر چھپائے رکھتا ہے، انور اس ڈوری سے ایک موبائل سیٹ لٹکا کر گھوم رہا ہے اور چودھری کے خلاف مخبری کا کام کرتا ہے۔ لیکن اب جس طرح مسلسل کال کرنے کے باوجود اس کا موبائل خاموش تھا، اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا یہ راز کسی کے علم میں آ گیا ہے۔ راز سے واقف ہونے والا چودھری کا کوئی بندہ تھا تو یہ امر یقینی تھا کہ اب انور چودھری کی گرفت میں ہوگا۔ شاید وہ اسے انفارم کرنے کے بعد فوراً اپنی گرفت میں آ گیا تھا۔ اسے پکڑنے کے بعد وہ یہ جان لینے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے کہ وہاں ریڈ کرنے والی ہے صبح کو پولیس۔ چنانچہ رات بھر میں وہ جگہ خالی کر دی گئی۔ متعدد بار کال ملانے کے بعد بھی جب مایوسی کا ہی سامنا ہوا تو اس نے تھک ہار کر موبائل رکھ دیا اور ایک بار پھر ڈی ایس پی منظور کا نمبر ملایا۔ آپ کا خیال ٹھیک معلوم ہوتا ہے ڈی ایس پی صاحب، میرا اپنے انفارمر سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس لیے اس بات کا پورا امکان ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ یہ اچھا نہیں ہوا سر، ملزمان کی پوزیشن مسلسل مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے باجوہ کے جہلم میں موجود دوستوں کے ساتھ 3 دن گزارنے والے بیان کی تحقیق کے لیے جو بندے لگائے تھے، انہوں نے یہ رپورٹ دے دی ہے کہ یہاں سے جہلم کے راستے میں آنے والی متعدد چیک پوسٹ پر باجوہ کی گاڑی کے نمبر کا ریکارڈ ملا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ واقعی جہلم گیا تھا، اور ہم عدالت میں اس کے لیے گواہی دینے والے اس کے دوستوں کے بیان کو چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے اپنے طور پر 2 شخصی گواہیاں جمع کر لی تھیں۔ باجوہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، وہ ہرگز بھی جہلم نہیں گیا تھا اور یہیں اپنے بنگلے میں موجود تھا۔ یہ گواہ بنگلے کے 2 ملازمین تھے، لیکن اب ان کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ یہی کہا جائے گا کہ پولیس ملازمین کو ڈرا دھمکا کر ان سے بیان لے رہی ہے۔ وہ ملازمین کی گواہی کے مقابلے میں باجوہ کے دوستوں کا بیان، چیک پوسٹ سے ملنے والے ریکارڈز زیادہ مضبوط ثبوت ہیں۔ ہمیں ان ثبوتوں کے سامنے ہار ماننی پڑے گی۔ ڈی ایس پی کے لہجے میں کافی مایوسی تھی۔ اس کیس پر کام کرتے ہوئے وہ جتنا پرجوش تھا، اب مسلسل ناکامیوں پر اتنا ہی افسردہ تھا۔ وہ عرصے سے پولیس میں تھا اور جانتا تھا کہ ایسے ثبوت کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ باجوہ کی پشت پر موجود خود ایس پی کر رہا تھا، اس لیے اس کے لیے ایسے ثبوت حاصل کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آپ اتنے مایوس نہ ہوں، ہمارے پاس خدا بخش کی صورت میں ایک اہم گواہ تو موجود ہے نا۔ اس سے عدالت ضرور متاثر ہوگی۔ پھر باجوہ کو اس بات کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ جنگل میں موجود کھوہ کس کے استعمال میں تھی اور وہ کیوں اس سے لاعلم رہا۔ میں کم سے کم اس شخص کو معطل تو ضرور ہی کروا کے رہوں گا۔ پریشان نہ ہوں آپ اور کل کی عدالتی کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ حالات واقعی اس کے مخالف تھے، لیکن وہ ہمت ہارنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے ڈی ایس پی کو سمجھانے لگا۔ اس وقت وہی تھا جو اس کے لیے عملی طور پر کام کر رہا تھا، اس لیے اس کا حوصلہ بلند رہنا بہت ضروری تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا جی، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں۔
मैं तो इस रोज सवेरे अपने पिंड से गधे गाड़ी पर सब्जी लेकर निकला था कि पास के शहर में किसी आड़ती को बेच दूंगा। पुलिस ने मुझ गरीब को अचानक घेर लिया, फिर मुझे अपने साथ जाने किधर ले गए। मैं इतने दिनों से इनकी कैद में था और उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और कहने लगे कि बयान दे दो कि तुम इस लोडर के ड्राइवर हो जिस पर जंगल से लकड़ी और खालें इधर से उधर की जा रही थीं। शुरू शुरू में मैंने उनकी गल मानने से इनकार कर दिया। मुझ जैसे चिट्टे अनपढ़ आदमी से उन्होंने कागज पर अंगूठा लगवा लिया। मैं सच कह रहा हूँ सरकार, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। लोडर ड्राइवर जिसकी गवाही पर अब इस केस का इन्हिसार था, अदालत में बयान देते हुए कतई बदल गया था। हालांकि इससे कबल वो वादामाफ गवाह के तौर पर अदालत के सामने सच बोलने पर राजी था, मगर अब उसके इस बदले हुए बयान ने सूरत हाल बिल्कुल बदल कर रख दी थी। जिस बयान ने कमरा अदालत में सनसनी सी फैला दी थी। डीएसपी मंसूर बेबसी के आलम में कटहरे में मीसरी सी शक्ल बनाकर खड़े लोडर के ड्राइवर को घूर रहा था। अदालत में पेश होने के बाद बयान बदल लेना अक्सर मुजरिमों का वतीरा होता है, लेकिन इस शख्स के बयान बदल लेने का मतलब था केस का बेहद कमजोर हो जाना। गवाह ने अपना बयान बदल लिया है जनाब, वरना सच ये है कि पुलिस ने स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए जिन 2 लोडर्स को पकड़ा उनमें से एक लोडर में ये सवार था और इसने अपने दीगर साथियों के साथ पुलिस के खिलाफ बाकायदा मुसल्लह मज़ाहमत की थी। मुलजिम के कब्जे से मिलने वाले हथियार पर और लोडर के अंदर से जा बजा इसकी उंगलियों के निशानात मिले हैं और ये निशानात पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद हैं। चुनाचे मैं फाजिल अदालत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि शख्स को मजीद 1 हफ्ते के रिमांड पर पुलिस की कस्टडी में दे दिया जाए ताकि इससे हकीकत उगलवाई जा सके। इस मौके पर सरकारी वकील ने मुदाखलत करते हुए दरख्वास्त की, ये जुल्म है सरकार, पुलिस वालों ने जबरदस्ती मुझे हथियार पकड़ाया था और लोडर में भी ये खुद मुझे लेकर गए थे। आप मुझे इनके हवाले कर देंगे तो ये मुझ पर और जुल्म करेंगे। लोडर ड्राइवर चीखा। अदालत मुलजिम को 4 दिन की रिमांड पर पुलिस कस्टडी में देती है। सरकारी वकील के पास अगर मजीद कोई गवाह है तो उसे अदालत के सामने पेश करे। इस शख्स के वावेले पर कान धरे बगैर जज ने अपना फैसला सुनाया और सरकारी वकील को हुक्म दिया, शुक्रिया योर ऑनर, मुझे मजीद कोई गवाह पेश नहीं करना। वकील सफाई अपने गवाहान को पेश कर सकते हैं। सरकारी वकील पीछे हट गया। मुलजिमान के कटहरे में खड़े इकबाल बाजवा ने इस सूरत हाल को एंजॉय किया। अदालत में ये केस पेश करते हुए डीएसपी मंसूर ने जो बयान दिया था, इसमें इसी लोडर ड्राइवर्स के बयान की बिना पर उसे मुर्द इल्जाम ठहराया गया था। इसके अलावा जंगल में दरियाफ्त होने वाली मशकूक खो का भी हवाला दिया गया था, मगर सबसे ज्यादा अहमियत इस गवाही की थी और जब वो मुनकिर हो गया था तो इसका मतलब था कि पुलिस बेबस थी और अब कम से कम पुलिस के लिए उसे मजीद अपनी हिरासत में रखना मुमकिन नहीं था। उसका वकील आज ही अदालत से इसकी जमानत करवाने में कामयाब हो जाता। गवाह ने अपने बयान कैसे बदला होगा ये बात वो समझ सकता था। इसके साझेदार चौधरी और एसपी ने ही कोई ऐसी चाल चली होगी कि गिरफ्तार मुलजिम को वादा माफ गवाह बनाने में की गई पुलिस की सारी मेहनत अकारत चली गई। वो जो अदालत में पेश होते हुए थोड़ा सा घबराया हुआ था, अब बिल्कुल मुतमईन अंदाज में और मुलजिमान के कटहरे में खड़ा होने के बावजूद इतने मज़े से अदालती कार्रवाई देख रहा था जैसे किसी स्टेडियम में मौजूद हो और अपने सामने खेले जाने वाले कोई मैच को देख रहा हो। वकील सफाई ने इसके दोनों दोस्तों को बारी बारी अदालत के सामने पेश किया, जिन्होंने गवाही दी कि इकबाल बाजवा 3 दिन तक मुसलसल इनके साथ जेहलम में था। चेक पोस्ट से हासिल करदा रिकॉर्ड की कापियां भी सबूत के तौर पर अदालत के सामने पेश की गईं। इन गवाहियों और सबूत के बाद सूरत हाल यूं हो गई कि बेशक इकबाल बाजवा बतौर फॉरेस्ट ऑफिसर अपने फराइज़ मनसबी से कोताही का मुर्तकब हुआ है। जंगल में जारी सरगर्मियों से इसे वाकिफ होना चाहिए था, लेकिन इसके बराह रास्त किसी जुर्म में शरीक होने के शवाहिद मौजूद नहीं थे, इसलिए अदालत ने इसकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत के इस फैसले पर इकबाल बाजवा का चेहरा खिल उठा। इसे यकीन था कि जमानत की तरह उसे जल्द ही इस केस से बाइज्जत बरी होने की खुशखबरी भी सुनने को मिल जाएगी। जैसे ही जज ने दोनों तरफ के अफराद को अगली पेशी पर अदालत में हाजिर होने का हुक्म देकर अदालत बर्खास्त की, कमरा अदालत में मौजूद चौधरी इफ्तिखार गुलाब के फूलों का एक मोटा सा हार लेकर उसके करीब पहुंच गया।
और हार उसके गले में डालकर गर्म जोशी से उसे मुबारकबाद देते हुए इससे मुआनका किया। इकबाल बाजवा खुद भी ऐसा कुछ था जैसे वाकई बेकसूर हो। जहलम से गवाही के लिए आए हुए उसके दोस्त भी उसके करीब पहुंच चुके थे। इनसे मुबारकबादें वसूल करता हुआ अब वो उस सहाफ़ी के सवालों का जवाब दे रहा था जो इस केस पर उसका मौक़िफ़ जानने का ख्वाहिशमंद था। इस तमाशे से बेनियाज बने पुलिस एहलकार लोडर ड्राइवर को अपने घेरे में लिए अदालत से बाहर निकल गए। चंद कदमों के फासले पर वो पुलिस वैन खड़ी थी जिसमें शख्स को ले जाया जाना था। इससे कबल कि ये चंद कदमों का फासला तय होता, फिजा में एक फायर की आवाज़ गूंजी और पुलिस के घेरे में मौजूद लोडर ड्राइवर नीचे गिरकर तड़पने लगा। इस सूरत हाल पर यकदम भगदड़ मच गई। कुछ पुलिस वाले ये खोज लगाने के लिए भागे कि फायर किस तरफ से किया गया है और कुछ फर्श पर तड़पते हुए जख्मी की तरफ मुतवज्जा हो गए। गोली उसके सर में लगी थी और खोपड़ी का एक हिस्सा उड़ जाने के बायस दिमाग बाहर निकल आया था। साफ जाहिर था कि वो कुछ लम्हों का ही मेहमान है। फिर भी रस्मी कार्रवाई पूरी करने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाने की तगोदो की जाने लगी। जिस वक्त उसे ज़मीन से उठाकर एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया वो अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। गरीब को अस्पताल तक भी पहुंचने की मोहलत नहीं मिल सकी थी। मिल भी जाती तो क्या होता? वहां मौजूद वाहिद सरकारी अस्पताल में इतनी सहूलियात मौजूद ही नहीं थी कि इतने शदीद जख्मी शख्स की जान बचाने के लिए कुछ किया जा सकता। मान गए भाई, क्या खूब इंतज़ाम किया आप लोगों ने। वो बेचारा डीएसपी तो हसरत से मुझे देखता ही रह गया कि मैं कितने आराम से ज़मानत पर रिहा होकर उसके हाथ से निकल गया हूँ। वो बेचारा डीएसपी तो हसरत से मुझे देखता रह गया कि मैं कितने आराम से ज़मानत पर रिहा होकर उसके हाथ से निकल गया हूँ। उसे तो गुमान भी नहीं होगा कि मैं उसका गवाह अदालत में आकर यूँ बयान बदलेगा। इकबाल बाजवा ने किसी बच्चे की तरह किलकारी मारते हुए हाथ में थामे जाम से एक बड़ा सा घूंट भरा। जहलम से उसकी खातिर गवाही देने के लिए आने वाले उसके दोनों दोस्त कारोबारी हलके से ताल्लुक़ रखते थे। वो इसके 1-2 दिन रुक जाने की दावत के बाद अपनी कारोबारी मसरूफियात की वजह से रुकने के लिए राज़ी नहीं हुए थे और वापस जहलम लौट गए थे। इन्हें रुखसत करके फारिग हुआ तो चौधरी इफ्तिखार की तरफ से पैगाम मिला कि हवेली पहुंच जाओ। वो फ़ौरन वहां पहुंच गया। अब वो तीनों झाग उड़ाती चैंपियन के साथ अपनी फतह का जश्न मना रहे थे। वैसे उसने अपना बयान बदला कैसे? मुझे यकीन है कि इसके पीछे आप ही की मेहरबानी होगी। अब उसका मुखातिब एसपी मौसम तारड़ था। मौसम तारड़ उसके अंदाजे पर जोर से हंसा और फिर एक आंख दबाते हुए बोला, माशाअल्लाह, आप बड़े समझदार हो बाजवा साहब। हम क्या और हमारी मेहरबानी क्या, बस ज़रा सा हक के दोस्ती निभाने की कोशिश की है और इसके लिए करना भी क्या पड़ा, बस इस बंदे के अदालत रवाना होते हुए इसे इतना पैगाम भिजवा दिया था कि बाजवा साहब पर अगर आंच भी आई तो तेरा घर बीवी बच्चों समेत जलकर भस्म हो जाएगा। बंदा समझदार था, क्या बोलना चाहिए खुद समझ गया। पर आप लोगों ने तो इसका समझदारी दिखाने वाला भेजा ही निकाल बाहर किया। वो इस बात की सज़ा थी कि इसके भेजे में हमसे गद्दारी करने का ख्याल आया तो कैसे आया। गद्दारों का अंजाम हमेशा बड़ा इबरतनाक करते हैं हम। वो अनवर भी हमें हाथ दिखाने की कोशिश कर रहा था। हरामजादे एसी का जासूस बना हुआ था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही बाले को उस काम पर लगा दिया था कि अपने मौजूद बीच में जो नमक हराम है उसको ढूंढ निकाले। बाले ने भी ऐन उस वक्त उसको छापा जब वो छुपकर मुखबरियां कर रहा था। हाल देखो इसका, ढंग से खाने पहनने को नहीं मिलता और गले में मोबाइल लटकाकर फिर रहा था। बाला मोबाइल समेत इसे पकड़कर मुंशी के पास ले गया। मुंशी ने इससे सब उगलवा लिया कि किधर से मोबाइल आया और किसके लिए इसने कौन कौन सी मुखबरियां की। मुंशी से बड़ी तड़ी से गल की उस अनवरे ने। कहता था कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी बच्चे की जान गई। मैं इस वास्ते तुम सब की जान मुश्किल में डालने के लिए एसी से मिल गया। इसके कहने के बाद मैंने तुम्हें जंगल में दरख्त काटने पर अपनी ड्यूटी लगाने को कहा। मुंशी का तो ये सब सुनकर मत्था घूम गया। ऐसी कुट लगाई है इस नमक हरामी की कि अपनी जगह से हिलने जोगा भी नहीं रहा। डेरे पर अपनी मौत के इंतजार में पड़ा हुआ है। मैंने भी कहा कि पड़ा रहने दो, पहले मैं ज़रूरी कामों से निपट लूँ, फिर इसका फैसला करूँगा। चौधरी इफ्तिखार का लहजा ये सब बताते हुए बेहद संगीन था। आपने अच्छा किया चौधरी साहब, गद्दारों को तो वाकई इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए।
ताकि फिर किसी में गद्दारी की जुर्रत ही पैदा ना हो सके। एसपी ने उसके फैसले की तायीद की। गद्दारी का अंजाम सब जानते हैं, इसीलिए हमारे ताबेदार बने रहते हैं, मगर कभी कभी इनका दिमाग फिर भी जाता है, और जिनका दिमाग फिर जाए उन्हें तो हम बददिमागी दिखाने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ते। बाकी सबको भी नसीहत हो जाती है कि ऐसी कोई गलत सोचनी भी नहीं है। लोडर के ड्राइवर का अंजाम तो सब देख ही चुके हैं, अब अनवरे का भी देख लेंगे। वैसे ड्राइवर का तो हमने यूं भी हर हाल में काम तमाम करना था, वो पुलिस की नज़र में आ गया था। खामाखां उसके ज़रिए पुलिस हमें तंग करने की कोशिश करती रहती। अब यह है कि जब बांसी नहीं रहा तो बांसुरी किधर से बजेगी। आप पर पुलिस ने जो केस बनाया है इसमें तो समझ लें कि वो दम रहा ही नहीं। ड्राइवर के बयान बदलने पर वो लोग पहले ही बौखलाए हुए थे। सोचा होगा कि दोबारा इस पर काम कर लेंगे और अदालत में अपनी मर्जी का बयान दिलवाएंगे, लेकिन अब तो इनकी सारी उम्मीदों पर ओस पड़ गई होगी। दौरान गुफ्तगू कई जाम चौधरी खाली कर चुका था। नशे के बायस उसकी सुर्ख पड़ जाने वाली आंखों पर किसी कबूतर की आंखों का गुमान होता था। चेहरे पर हर वक्त छाई रहने वाली सख्ती के साथ ये सुर्ख आंखें इसे बहुत खौफनाक बना रही थीं। बाजवा साहब की जमानत की खुशी में मैंने आप लोगों को जो दावत दी है, इस दावत का असल लुत्फ लेने के लिए आप दोनों को मेरे साथ डेरे पर चलना होगा। डेरे पर चलकर ही आपको सही मायनों में अंदाज़ा होगा कि हम दुश्मनों के कैसे दुश्मन और सज्जनों के लिए कैसे सज्जन हैं। उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि अब वो मज़ीद शराब नोशी का इरादा तर्क कर चुका है और फौरी तौर पर डेरे के लिए रवाना होना चाहता है। इन दोनों ने इसके इरादे को समझते हुए जल्दी जल्दी अपने जाम खाली किए और उठ खड़े हुए। अब इनकी मंजिल चौधरी का वो डेरा था जिसे वो अपनी मनपसंद सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करता था। डेरा गांव की आबादी से काफ़ी फासले पर होने की वजह से हर तरह की सरगर्मियों के लिए बिल्कुल मौजूद था और महफूज भी। गांव वालों को भनक भी नहीं पड़ती थी कि वहाँ हो क्या रहा है, और अगर किसी को थोड़ी बहुत भनक पड़ भी जाए तो वो जानबूझकर अनजान बन जाता था। चौधरी के मामलात की तरफ से आंखें और कान बंद रखना ही उनके हक में बेहतर था। आंखें और कान बंद रहते थे तो जबान के पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। आदमी जब भी फंसता है अपनी जबान से फंसता है, इसलिए ज़रूरी है कि जबान बंदी का अच्छी तरह एहतमाम किया जाए। सो गांव वाले इस उसूल पर अमल करते रहते थे। हाँ भाई, क्या हाल है मेरे शेरों का, काम के लिए तैयार हैं? डेरे पर पहुंचकर वो लोग जैसे ही गाड़ी से उतरे, मुंशी अल्लाह रखा उनके इस्तकबाल के लिए दौड़ा आया। मुंशी के पीछे ही एक बंदा दो तनुमंद कुत्ते लिए जंजीरों में थामे हुए खड़ा था। कुत्ते जसीम होने के अलावा बहुत खूंखार भी लग रहे थे। इनके अंदाज से ऐसी बेचैनी और खूंखारी झलक रही थी कि साफ लगता था कि अगर इनके मुंह पर तस्मों से बंधी चमड़े की केप नुमा वो शय मौजूद नहीं होती तो वो अपने रखवाले को ही चीर फाड़ कर रख जाते। मुंशी से सवाल करते हुए चौधरी की नज़र उन कुत्तों पर ही जमी रही। बिल्कुल तैयार हैं सरकार, बल्कि बेचैन हैं कि कब इन्हें काम दिखाने का मौका मिले। मुंशी ने खुशामदाना लहजे में उसके सवाल का जवाब दिया। बस तो फिर चल, इन्हें ज़्यादा इंतज़ार करवाना भी अच्छा नहीं। मेरे लाडले इतनी देर से भूखे हैं तो समझ ले कि मेरी भी भूख उड़ गई है। इनके पेट में कुछ जाएगा तो ही मैं भी लुकमा तोड़ सकूंगा। उसका अंदाज बेहद मायना खेज था। इकबाल बाजवा और एसपी तारड़ पूरी तरह से इस सूरत हाल को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन चौधरी के अंदाज में कुछ ऐसा था जिससे इन्हें अपने जिस्म में फुरेरी सी दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो चौधरी की मईयत में चलते हुए खामोशी से उसके साथ डेरे में दाखिल हो गए। चौधरी ने डेरे के शानदार सजे सजाए कमरों की बजाय नीचे तहखाने में जाने वाली सीढ़ियों का रुख किया, तो भी उन्होंने उसका साथ दिया। मुंशी और कुत्तों की जंजीरें थामे हुए रखवाला भी पीछे पीछे थे। तहखाने की फिजा में सीलन की मखसूस बू फैली हुई थी, मगर रोशनी का माकूल इंतजाम था। इस रोशनी में वो देख सकते थे कि इस वसी और इस तहखाने में कई कमरे बने हुए थे। शायद ऊपर जितने हिस्से पर कमरे तामीर किए गए थे, नीचे भी इतना ही रकबा इस्तेमाल हुआ था। मुंशी ने आगे बढ़कर एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो सब इस कमरे में दाखिल हो गए। वो एक बड़ा हालनुमा कमरा था जिसकी दीवार के साथ 3 कुर्सियां रखी हुई थीं। इन 3 कुर्सियों के अलावा कमरे में किसी किस्म का फर्नीचर नजर नहीं आ रहा था। दोनों को इशारा किया तो इसके साथ ही वो दोनों भी वहां बैठ गए और इन कुर्सियों पर बराए जमान हो गए। मुंशी अल्लाह रखा इनके साथ नहीं आया था।
अलबत्ता कुत्तों का रखवाला इनकी जंजीरें थामे एक कोने में दीवार से टेक लगाए खड़ा था। जरा देर बाद वो शख्स भी मुंशी भी वहां पहुंच गया। इसके पीछे 2 आदमी और थे, एक सर्द आंखों वाला खुर्रान सूरत बाला और दूसरा अनवर, जिसे बाला तकरीबन घसीटता हुआ वहां लाया था। हाँ भाई अनवर, बोल, क्या सजा दूं तुझे तेरी नमक हरामी की? थर-थर कांपते अनवर को चौधरी के सामने पेश किया गया तो उसने सर्द लहजे में इससे सवाल किया। मुझे माफ़ कर दें सरकार, मैं गुस्से में सब कुछ कर बैठा। मेरी घरवाली की हालत बहुत ख़राब थी। मैंने मुंशी जी से कहा कि वो गड्डी पर इसे अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त कर दें। ये न माने और मेरी घरवाली मर गई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। इस गुस्से में ही मैं बिला सोचे समझे ऐसी गलती कर बैठा। अनवर को पहले ही ठीक ठाक मार लगाई जा चुकी थी और अब उसे अपनी जान भी खतरे में नजर आ रही थी। इसलिए वो अपने सारे दावे और वो बड़ी बड़ी बातें भूलकर जो उसने शहरयार के सामने की थी, चौधरी से माफ़ी तलब कर रहा था। गलती की सज़ा तो बंदे को भुगतना ही पड़ती है, तुझे भी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। चौधरी के लहजे में बड़ी ही सफ़ा की थी। इस बार माफ़ कर दें सरकार, मैं सारी हयाती आपका गुलाम बनकर रहूँगा। गम की वजह से मैं भटक गया था, पर अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। चौधरी के लहजे की सफाकियत से वो अपने अंजाम को भांप गया था और गिड़गिड़ाते हुए इसीलिए उसके कदमों में गिर गया। हम तुझे दोबारा गलती के लायक ही नहीं छोड़ेंगे। भटके हुओं को रास्ता दिखाना हमें बड़ी चंगी तरह आता है। तुझ पर तो हम एक तरह से मेहरबानी करने जा रहे हैं। जिस घरवाली की जुदाई में तेरी मत मारी गई है ना, तुझे उस तक पहुँचाने का फैसला कर लिया है हमने। चौधरी ने इत्मीनान से उसे जवाब दिया। इस जवाब पर अनवर के चेहरे पर खंडी जर्दी कुछ और भी गहरी हो गई और वो मजीद जोर शोर से गिड़गिड़ाने लगा। चौधरी उसकी गिड़गिड़ाहट और मिन्नतों पर कतई बेनियाज बना बैठा था। बाजवा और तालड़ तो थे ही खामोश तमाशाई। जा, ज़्यादा टाइम ना खराब कर मेरा। पहले ही मेरे शेर बड़ी देर से भूखे हैं, अब इनसे होर बर्दाश्त नहीं होगी। तू अगर खुद को मेरे काम का बंदा साबित करना चाहता है तो खुद को इनसे ज़्यादा ताकतवर और बहादुर साबित करके दिखा। इनसे मुकाबला जीत ले तो तू जीत गया, तो मैं तुझे अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लूँगा, वरना तो मुझे तेरी कोई ज़रूरत ही नहीं। तेरे जैसे सैकड़ों पड़े हैं मेरे पास। चौधरी ने इसे जवाब दिया और पैर की ठोकर से खुद से दूर धकेल दिया। इसी वक्त कुत्ते के रखवाले ने इनके मुंह आज़ाद कर दिए और इसके बाद हाथ से इनकी जंजीरें छोड़ दी। इसे ऐसा करने का इशारा यकीनन चौधरी की तरफ से ही मिला था, लेकिन बाजवा और तारड़ देख नहीं सके। वो तो अपनी अपनी नशिस्तों पर मुंजमद से होकर रह गए थे। एक कमज़ोर इंसान को खूंखार भूखे कुत्तों की लड़ाई का क्या अंजाम हो सकता था, ये किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं थी। कुत्ते आज़ाद होकर अनवर की तरफ लपके तो उसके हलक से दहशतनाक चीखें बुलंद होने लगीं, मगर अब एक कुत्ते ने उसकी टांग पर मुंह मारकर उसे भमोड़ना शुरू किया तो शायद उसे एहसास हो गया कि सिर्फ चीखने और चिल्लाने से और दरख्वास्त करने से कुछ न होगा। बका की जबली ख्वाहिश ने उसके नातवा जिस्म में जोश की एक लहर पैदा कर दी। टांग से चिमटे कुत्ते के मुंह पर अपनी आज़ाद टांग का पार करते हुए उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस भरपूर ज़र्ब को खाकर कुत्ता कुछ पीछे की तरफ जा गिरा, मगर इस अरसे में दूसरा कुत्ता भी उस पर हमलावर हो चुका था। इस कुत्ते ने यकीनन उसके नरखरे को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अनवर का जिस्म मुतहर्रिक होने की वजह से वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका और उसके दांत अनवर की गर्दन पर एक गहरी खराश ही डाल सके। अनवर ने इस कुत्ते के जबड़े को अपने दोनों हाथों से थामकर चीर डाला। उसने कुत्ते के जबड़ों को गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन फिर पहले वाले कुत्ते के संभल कर दोबारा हमला करने की वजह से गिरफ्त को कायम रखने में कामयाब न हो सका। इस कुत्ते ने पुश्त की जानिब से इस पर हमला किया था और उसके दाएं मूंढे को निशाना बना लिया। अनवर की हिम्मत जवाब दे गई और हलक से एक जोरदार चीख निकली। फिर ये चीखें तसलसल इख्तियार कर गईं। दोनों कुत्ते मिलकर उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और वो किसी भी तरह की मज़ाहमत के काबिल नहीं रहा था। साफ नजर आ रहा था कि अब चंद लम्हों का ही खेल बाकी है, फिर अनवर की चीखें हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ जाएंगी। ये एक ऐसा मंजर था जिससे बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाए, मगर चौधरी और उसके कारिंदे किसी मामूल की तरह ये सब देख रहे थे।
और चौधरी और बाले की आंखों में तो इस मंजर से लुत्फ अंदोज होने की मुसर्रत भी झांक रही थी, मगर बाजवा और एसपी तारड़ की हालत अच्छी नहीं थी। वो बिल्कुल दम साधे हुए थे। बाजवा की तो बात क्या थी, खुद एसपी जिसने अपने हाथों कई इंसानों को किसी न किसी थाने के ड्राइंग रूम में ठीक ठाक तशद्दुद का निशाना बनाया था, इस मंजर को देख कर धक से रह गया था। चौधरी ने इन दोनों की कैफियत महसूस कर ली और यकदम ही अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, चलिए ऊपर चलते हैं, ये मरदूद तो अपने अंजाम को पहुंच ही गया है।